जी। और अप्रेंटिस अगर मैं कहूँ कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी छात्रों का एक विरोध है। स्टूडेंट्स का ये कहना है, उनका ये दावा है कि जहाँ पर आरक्षण को लेकर उन्हें 20% देना था, वहाँ उन्होंने 20% से ज़्यादा कई वर्गों को दिया है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इस वजह से डिसएडवांटेज्ड हो गए। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि मान लेते हैं कि 20% जनरल की सीट्स थी तो वो 20% से ज्यादा लोगों को मिल गई, या ओबीसी की जी, 20% सीट थी तो वो ज्यादा लोगों को मिल गई। जी। कुछ वर्गों की ऐसे बात कही जा रही है। ये मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये तो फिक्स है सारी चीजें, ऐसा जी। नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ है, रेलवे में बहुत सारी गलतियां तो हुई हैं, तो ये गलती भी उन्होंने कर दी होगी, तो इस पे भी उनको सुधारना चाहिए, इस चीज को भी सही करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे अतिरिक्त आपने लिए उनको आप बाहर कर दें। अगर आप वेटिंग लिस्ट जारी कर देते हैं तो ये समस्या का सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। और न्यूज तक पर खास तौर पर छात्रों की एक मुहिम जो लगातार हम कुछ दिन से आपको दिखा रहे हैं, लाइव में भी और तमाम रिपोर्ट्स के जरिए भी। आज भी हम जानते हैं कि अभिनय जी जुड़े हैं हमारे साथ यहाँ पर। अभिनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यहाँ यू। पर हम सब जानते हैं कि अभिनय जी अभिनय मैथ्स के फाउंडर हैं और तमाम स्टूडेंट्स को फ्री में भी वो कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर उनका पक्ष जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ बात कर ले, रेलवे का प्रोटेस्ट आप जानते हैं कि एक प्रोटेस्ट, एक मुहिम रेलवे के स्टूडेंट्स की तरफ से इस वक्त चल रही है, जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिया था। वो एग्जाम 3-4 साल में हो पाया, लेकिन अब जाकर जब उसका रिजल्ट आया, उसके बाद छात्रों की ये मांग है कि वेटिंग लिस्ट को आप जारी करें ताकि और छात्रों को मौका मिल सके। यहाँ पर अभिनय जी, आपका पक्ष अगर मैं जानना चाहूँ। देखिए, मैं थैंक यू निधि। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि आप यूपीएससी के अगर एग्ज़ाम की बात करें, हम जो सबसे टॉप एग्ज़ाम है देश का जी। आईएएस, उसके अंदर भी एक वेटिंग लिस्ट होती है। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी को एक बार कोई नौकरी मिल गई, हर आदमी अच्छे की तलाश में है। वो सोचता है इस बार 500 रैंक आई है, तो अगले साल मुझे 600 और ज्यादा अच्छा करना है, 400 300 लेके आनी है, टॉप 10 में लानी है। हर आदमी को टॉप की होड़ लगी हुई है, तो वो दोबारा एग्जाम देता है। तो इसीलिए यूपीएससी ने एक वेटिंग लिस्ट रखी हुई है, ताकि भाई कोई बच्चा अगर छोड़ता है तो हम उसकी जगह उसको दे देंगे। कई बार ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप ऑलरेडी एक सर्विस में हो, लेकिन आपने फिर एग्जाम दिया ये देखने के लिए कि अगर टॉप में आया तो मैं सर्विस चेंज कर दूंगा, नहीं तो नहीं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो एक बच्चे ने बहुत मेहनत की, बट वो कुछ मार्क्स से पीछे जो सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता या वो उस लायक नहीं है, वो उस लायक है, बस थोड़ा पीछे है। तो कायदा ये कहता है कि उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये यूपीएससी के अलावा फिर अब ये किसी भी एग्जाम में नहीं दे रहे, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स देखें। मान लेते हैं किसी बच्चे ने, रेलवे वाले बच्चे ने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन ऑलरेडी इसी दौरान, जब ये 4 साल गुजरी है, तो उसका सिलेक्शन इस दौरान किसी और एग्जाम में हो गया, जब तक वो रिजल्ट का वेट कर रहा था। तो इसका मतलब कि वो रेलवे अब नहीं ज्वाइन करेगा। तो जो बच्चा पीछे खड़ा है, जो सिलेक्शन नहीं ले पाया, उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसने तैयारी की। अब तैयारी छूट भी जाती है, लेकिन ये चाहते हैं नहीं, वो फिर से उसी दौर में, उसी जाल में फंसे कि फिर से अपने 4 साल लगाए। क्योंकि एक 4-5 साल लगाने के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचा, लेकिन फिर भी उस वो सिलेक्शन लिस्ट से 0.5 पीछे रह गया। तो वो डिजर्व करता है कि अगर वो इतना तो हक रखता ही है कि अगर किसी को मौका नहीं मिला तो मुझे मिलना चाहिए। जी। तो मैं ये और क्या समझता हूँ कि वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है, और हर हर एक एग्जाम में होनी चाहिए, हर एक संस्था में होनी चाहिए वेटिंग लिस्ट। जी। और जैसा आपने उदाहरण भी दिया कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है, तो रेलवे में भी पहले ये प्रावधान हुआ करता था। लेकिन अब ये प्रावधान आज नहीं, कुछ समय पहले ही जो है वो बंद कर दिया गया कि वेटिंग लिस्ट अब नहीं आएगी। लेकिन ये ऐसा आपकी समझ के मुताबिक ऐसा क्यों किया गया है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही हटा दें? क्योंकि एक लॉजिकल बात यहाँ पर ये आती है कि अगर कोई स्टूडेंट्स वहां से ड्रॉप आउट कर जाते हैं उन पोजीशन से, जो सिलेक्ट होने के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद किसी को तो वो जगह मिलेगी ना। यही सवाल पूछ रहे हैं छात्र। देखिए, मैं तो यहाँ पे एक बहुत नेगेटिव मंशा समझ सकता हूँ डिपार्टमेंट की या सरकार की, कि उनको लगता है ताकि वो अगले साल इन वैकेंसी को जोड़ के दिखा के। अब सोचिए, अगर 30,000 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, तो जो अगली वैकेंसी रेलवे की आएगी, ये 30,000 उसमें ऐड करके दिखाएंगे कि फिर से रेलवे की इतनी वैकेंसी आ गई। आप समझ रही है? मेरे को तो एक यही मंशा समझ में आती है, और दूसरा ये समझ में आता है
कि हो सकता है कि इससे इनका सिस्टम बहुत स्मूथ हो जाता होगा। बाकी कोई ऐसी बहुत बड़ी वजह नहीं है जिसमें स्टूडेंट का हित दिख रहा है कि इस वजह से वेटिंग लिस्ट हटाइए। तो ऐसा कुछ हित विद्यार्थियों का तो नहीं दिख रहा है और ना ही सरकार का भी कोई बहुत बड़ा फायदा इसमें दिख रहा है, सिवाय इसके कि वो इस वैकेंसी को अगले साल जोड़ के दिखा के कह सकते हैं कि रेलवे में फिर से आई लाखों नौकरियां, जिसमें पता चला कि 50,000 तो वही थी जो बच्चों ने छोड़ दी थी। क्योंकि हम यहाँ पर कारण की बात कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जो है वो डिसकंटिन्यू की गई। लेकिन यहाँ पर लाखों छात्रों जो है उनका मौका, उनके भविष्य पर तमाम सवाल जो है वो आ जाते हैं कि आखिर क्यों वेटिंग लिस्ट को डिसकंटिन्यू किया? पहले चलती आ रही थी, अब वेटिंग लिस्ट को जो है कुछ वक़्त पहले डिसकंटिन्यू कर दिया। और आपका जो जहाँ तक मैं कारण समझ पाई हूँ ये कि अगली बार इन्हीं जो खाली पद अब रह जाएँगे, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट वालों को भी नहीं मिले और ग्रुप डी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने भी जो छोड़ दिए, वो आप कह रहे हैं कि इन्हीं को दोबारा डुप्लीकेशन में दिखाया जाएगा। आपको ऐसी मंशा लगती है सरकार की? बिल्कुल, एकदम यही मंशा है और कुछ मुझे नहीं समझ में आता इसमें। और कोई बड़ी वजह हो ही नहीं सकती। इससे तो चीज़ें और स्मूथ हो रही हैं, बेरोज़गारी कम हो रही है, जो बच्चा अगले साल फॉर्म भरेगा, 1 साल पैसा खर्च करेगा, वो रिसोर्सेज़ ही खराब कर रहा है हमारे देश के। तो उसको नौकरी पहले मिल गई तो वो और 10-20 फॉर्म भरता या कुछ और करता। और कम से कम ऐसे कितने लोग होंगे, आप मान के चलिए रेलवे जैसी नौकरी में मैं कहूंगा तो 20-30 हजार लोग ऐसे होंगे, 50,000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं, जहां लाख वैकेंसी थी जो वेटिंग लिस्ट वालों को मिल सकते थे। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और ये एक बहुत जेन्युइन डिमांड है जिसमें कहीं से भी कहीं तक सरकार का कोई नुकसान नहीं दिख रहा है और सिर्फ जनता का फायदा है, प्रजा का फायदा है। तो एक राजा को सोचना चाहिए इस पे। जी। और अप्रेंटिस अगर मैं कहूँ कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी छात्रों का एक विरोध है। स्टूडेंट्स का ये कहना है, उनका ये दावा है कि जहाँ पर आरक्षण को लेकर उन्हें 20% देना था, वहाँ उन्होंने 20% से ज़्यादा कई वर्गों को दिया है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इस वजह से डिसएडवांटेज्ड हो गए। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि मान लेते हैं कि 20% जनरल की सीट्स थी तो वो 20% से ज्यादा लोगों को मिल गई, या ओबीसी की 20% सीट थी तो वो ज्यादा लोगों को मिल गई। जी, कुछ वर्गों की ऐसे बात कही जा रही है। ये मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये तो फिक्स है सारी चीजें, ऐसा जी। नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ है, रेलवे में बहुत सारी गलतियां तो हुई हैं, तो ये गलती भी उन्होंने कर दी होगी, तो इस पे भी उनको सुधारना चाहिए, इस चीज को भी सही करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे अतिरिक्त आपने लिए उनको आप बाहर कर दें। अगर आप वेटिंग लिस्ट जारी कर देते हैं तो ये समस्या का सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा कि वो बच्चे भी जी। बाहर नहीं होंगे जो पहले से अंदर आ चुके हैं। जी। और इस वक़्त मैं ट्विटर का इस वक़्त क्या हालात ट्विटर पर बने हुए हैं, ये भी एक बार दिखा रही हूँ कि ट्विटर पर किस तरह तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो रेल मंत्री ग्रुप डी वेटिंग तो सीधे-सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लगातार स्टूडेंट्स की ये माँग है। कई लाखों-लाख ट्वीट्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स अलग-अलग तरीके से अपनी माँग जो है वो सामने रख रहे हैं। ये देखिए आप ट्विटर अगर खोलेंगे तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर रेल मंत्री ग्रुप डी वेटिंग दो करके आपको काफी ट्वीट्स दिखाई देंगे। अभिनय जी ने भी ट्वीट करके छात्रों का इस बात पर समर्थन किया था कि स्टूडेंट्स के लिए वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी हो ताकि कई और स्टूडेंट्स को भी उन्हें मौका मिल सके। और अभिनय जी अगर हम बात करें कि अ, रेलवे को लेकर जो ये नाराजगी है, जो ये गुस्सा है, ये आज तो वेटिंग लिस्ट को लेकर बात हो रही है, आज बात हो रही है आरक्षण को मतलब लेकर। लेकिन ये जो बिल्कुल आप गुस्सा है देखें तो जी, ये हो गए हैं कि रेलवे एक मतलब नासूर कहते हैं ना, एक ऐसा जख्म या एक ऐसा दर्द जिसका इलाज ही नहीं हो पा रहा है कि पहले ये फॉर्म भरा लेते हैं, फिर बहुत दिनों तक ये फॉर्म की फीस एक्स्ट्रा लेके बच्चों के पास रखे रहते हैं, उसको देने का नाम नहीं है। फिर ये बहुत दिनों बाद जब ट्विटर कैंपेन होता है तब फिर ये एग्जाम कराते हैं, फिर ट्विटर कैंपेन होता है तब ये एग्जाम का रिजल्ट निकालते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट नहीं देते। मतलब रेलवे एग्जाम मुझे लगता है ऐसा हो गया है कि सिर्फ ट्विटर की बात सुनेगा, उसको हर चीज पे बात पे ट्विटर पे याद दिलाना पड़ेगा, आप ऐसा कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लगने लगा है आपकी पहली सैलरी के लिए भी बच्चों को ट्विटर पे ही टैग चलाना पड़ेगा कि सैलरी तो डालो रेलवे, क्योंकि एग्जाम फॉर्म निकाल के भूल जाता है, कल को वो ज्वाइन करा के सैलरी देना भूल जाएगा। मतलब कोई तरीका है कि हर चीज के लिए बच्चे को ट्विटर पे जाना पड़ रहा है?
वो जी, पढ़ाई करे, ट्विटर देखे, करे तो करे क्या? इतने बड़े जी, देश में जहाँ इतने बड़े-बड़े चुनाव सही तरीके से खत्म हो जाते हैं बिना किसी ट्विटर कैंपेन के, उतने अच्छे देश में आज हम रेलवे का एग्जाम सही तरीके से नहीं निपटा पा रहे हैं। बच्चों की लगातार मतलब गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है ट्विटर पे या कहीं भी। क्यों लोग नाराज हैं? क्यों हम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे? तो ये रेलवे को सच में सोचने की जरूरत है। आप देखते होंगे जो अश्वनी कुमार जी हैं, वो हर छोटी सी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। कहीं अगर एक नई ट्रेन का उद्घाटन भी होता है तो आप उनको देख लेंगे, वो ट्रेन के डब्बों में घूमते हुए दिख जाएंगे। वो कोई नई ट्रेन लॉन्च हुई है उसके उस पे ऐसा लगता है जैसे वो रेलवे से कितना जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे अभी रेलवे में आने वाले हैं, रेलवे को सर्विस देने वाले हैं, थोड़ा इमोशंस उनके लिए भी रख लेते, थोड़ा ध्यान उनके लिए भी रख लेते। ऐसा नहीं है कि उनको ये चीजें ना पता चलती होंगी। जी। और इसीलिए अभिनय जी तमाम सवाल जो है वो आते हैं कि रेलवे को लेकर, जैसे आपने कहा कि मंत्री जी जो हैं वो भी दिखाई देते हैं, रेलवे को लेकर बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ रेलवे के वो एस्पेक्ट है कि रेलवे जो है ट्रेनें अच्छी दिखनी चाहिए, ट्रेनों में बदलाव होना चाहिए। एक दूसरा, क्योंकि हम ये जानते हैं साफ तौर पर कि रेलवे का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार किस लिए होता है। इंडियाज वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर कहा जाता है रेलवे को। अगर वो एम्प्लॉय ही समय पर अगर नहीं कर पा रहा, समय पर नहीं कर पा रहा, उसको उसके अलावा भी अगर शिकायतें हैं, तो सवालिया निशान फिर खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कि आप रिक्रूटमेंट पे आपका ध्यान नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जो पुराने रिक्रूटमेंट हुए, उससे आप रेलवे को एक ऊँचाई पर तो ले गए, लेकिन अगर आप रेलवे को और ऊँचाई पे ले जाना है, तो आप नहीं ले जा पाएँगे। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपको आगे आने वाले सालों में दिखेगा, जो आप नहीं समझ रहे। कि अगर आप अभी अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं करोगे, अभी अच्छे लोगों को रिक्रूटमेंट टाइम से नहीं करोगे, तो ये लोग रेलवे को कहाँ तक लेके जा पाएँगे? ये बहुत बहुत जी। दुःख का विषय है कि ये उतने दूरदर्शी नहीं हो पा रहे हैं, उतना फ्यूचरिस्टिक नहीं सोच पा रहे हैं, उतनी दूर का नहीं सोच पा रहे हैं। और रेलवे का इसी 2019 की खास तौर पर भर्तियों का जिक्र करते हुए स्टूडेंट्स ये कहते आए हैं कि पंचवर्षीय योजना आपने इसे बना दिया है कि 5 वर्ष लग जाते हैं, 5 साल करीब लग जाते हैं कि ये भर्ती होने में, इसकी प्रक्रिया होने में 5 साल लग जाते हैं। तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, क्योंकि आज वेटिंग लिस्ट की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन आप भी जानते हैं, आप भी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट से कि वेटिंग लिस्ट को लेकर तो आज बात उठी, लेकिन उसके पहले कई जो बात है वो सामने आती रही हैं। सब पहले एग्ज़ाम को लेकर बात होने लगी कि एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हुआ, कोरोना का हवाला दिया गया, फिर रिज़ल्ट को लेकर छात्रों को मुहिम छेड़नी पड़ी। तो फिर ऐसे में छात्र पूछते हैं कि हर चीज़ के लिए अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, हमें सोशल मीडिया पे पहले आना पड़े, उसके बाद सड़कों पर आना पड़े। पिछले साल का प्रोटेस्ट हम नहीं भूले हैं, किस तरह पिछले साल बिहार से जो बताइए? प्रदर्शन शुरू हुए थे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, एकदम सही बात कह रही हैं कि 5 साल में आप सोचो कितने लोगों की तो उम्र निकल जाती है, कितने लोग उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं, कितने लोग हताश होके नौकरी की तलाश छोड़ देते हैं, वो किसी और राह पे चले जाते हैं। कितने लोगों का जीवन इससे बिखर जाता होगा जो हम नहीं देख पाते हैं। जी। कितने सारे लोगों की शादियाँ से लेकर के आदमी अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जिसने 20 साल की उम्र में तैयारी स्टार्ट की होगी, वो अपने माँ-बाप को क्या जवाब दे? बच्चों के माँ-बाप किस तरीके से उन्हें पैसा उधार लेकर के ज़मीन गिरवी रख के पढ़ाते हैं कि इसकी नौकरी लग जाएगी। जबकि ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, जब देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम आईएएस 1 साल में कंप्लीट हो जाता है और हर साल उसकी डेट आती है, नोटिफ़िकेशन आता है, प्रॉपर डेट पे एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर डेट पे उसका प्री प्लस मेन सब कुछ होता है। तो बाकी के एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो सकते? और अब तो सारे कंप्यूटराइज़्ड है, कंप्यूटर सिस्टम है, जगह-जगह इतनी लैब है, एसएससी भी अब तो ठीक तरीके से एग्जाम करा रहा है। तो मुझे लगता है कि रेलवे इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहा है और रेलवे नहीं, सरकार भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही कि एक समस्या नहीं है, ये वेटिंग लिस्ट तो एक बहुत छोटा मुद्दा जो अब आया है। एग्जाम टाइम पे कराने से लेकर के, नकल रोकने से लेकर के एग्जाम में तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है कि ये लोग आसान पेपर पूछने लग गए हैं। उससे क्या होता है, जब पेपर आसान आता है तो बच्चा आवाज भी नहीं उठाता है, उसके सामने भी अगर कहीं नकल हुई हो तो वो आवाज नहीं उठाता, वो कहता है कि छोड़ो यार, मेरा पेपर तो अच्छा हुआ है। पहले ये होता था कि पेपर ठीक तरीके से आते थे। जैसे मैं अगर एसएससी की बात आपसे करूं, क्योंकि मुझे एसएससी में ज्यादा चीजें बहुत करीब से देखता हूं, जी। तो मैं कहता हूं कि अगर आप किसी को खाना दे रहे हो तो उसके परोसने के तरीके हैं, आप ऐसा नहीं उसके मुंह पे फेंक के मार दोगे। आज ये लोग इतने बेशरम हो गए हैं कि ये अपने नोटिफिकेशन में एग्जाम का पूरा कैलेंडर जारी नहीं करते। क्या ये गलत नहीं है कि ये नोटिफिकेशन के टाइम पे ये बताएं कि एग्जैक्ट इस डेट पे एग्जाम होगा,
जब हम कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं मार्केट में तो उसकी प्राइस लिस्ट आती है, उसका वजन आता है, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं। बट ये लोग नहीं, ये तो सीधे प्रोडक्ट लॉन्च किया और प्राइस डाल के कहते हैं पैसे दे दो। अब प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा पता नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलेगा ये पता नहीं है, प्रोडक्ट की समय सीमा तय नहीं है कब मिलेगा। ये कितना गलत है सोचिए। जब आप नोटिफिकेशन निकालते हो तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उस नोटिफिकेशन को निकालने के बाद कि किस किस डेट पे आपको एग्जाम लेना है और कब तक ये ज्वाइनिंग करा देनी है। हम लोग अपने टाइम पे ये सुना करते थे कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकल जाता है सरकार के ऊपर ये लाइबिलिटी आ जाती है कि अब जब पहले बजट फाइनल होता होगा तभी तो नौकरियां निकलती हैं। ये तो आप भी जानते होंगे, हम तो यही सुनते थे अपने टाइम पे कि बजट फाइनल हो गया जी, इतना बजट है तो इतनी नौकरियां निकाल दो। तो ये समझ में नहीं आता कि ये बजट खा कौन जा रहा है। जो 2019 में रेलवे के लोगों को नौकरी देने के लिए आया था वो कहाँ गया, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग ही नहीं मिली लोगों को। आप समझ पा रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी। और टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें कि टाइम फ्रेम को लेकर लगातार सवाल उठाए गए कि क्यों आप एक तय समय सीमा में, चाहे 7 महीने हो या 8 महीने हो, एक तय समय सीमा क्यों नहीं बना लेते और एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसके लिए भी क्यों सेट नहीं कर लेते? जैसे कि हम देखते हैं इलेक्शन में होता है, हम जानते हैं चुनाव में होता है, तय समय सीमा पर सब कुछ होता है वहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, वही मैंने कहा कि जब हम चुनाव इतने बड़े देश में एक साथ करा सकते हैं, तो ये एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकते? उसके पीछे यही समझ आता है कि हम एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे। हमारी मंशा उस तरीके की नहीं है कि जल्दी से हो। हमें लग रहा है जैसे चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, 5 साल में नौकरी मिल रही है, इनको जोड़ के आगे दिखा देंगे। बट इससे देश नीचे जाएगा। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की भलाई के लिए सबसे ज़रूरी है कि लोगों को सही समय पे नौकरियां देना, जो लोग डिजर्व करते हैं उनको नौकरियां देना, वेटिंग लिस्ट जैसी चीजें। क्योंकि देखिए आज जहां हमें जरूरत लगती है हम संविधान बदलने की बात कर लेते हैं, संविधान में अमेंडमेंट कर देते हैं और वो सारे बिल संसद में पारित भी आसानी से हो जाते हैं। जो कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, 370 हटाना या और भी बहुत बड़ी चीजें हमने तुरंत कर दी। तो क्या हम, आपने जो कहा अभी कि कंडक्ट ऑफ एग्जाम, इन सब चीजों के लिए कुछ अच्छे रूल रेगुलेशन नहीं बना सकते जहां पे पेपर एग्जाम लीक ना हो या लीकेज हो जाए तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है? ये सारी चीजों पे हम सोच ही नहीं रहे, कोई नया नियम कानून हम बना नहीं रहे। तभी तो ये संस्थाएं ऐसी हो गई, पहले ये ऐसी नहीं थी। आज से 8 साल पहले आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन में कंप्लीट डेट देती थी कि इस डेट को नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इस डेट को एग्जाम जी। होगा। बट धीरे धीरे करके अब ये इस तरीके की बेशरम बन चुकी है कि ये सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है, इनका राज चल रहा है क्योंकि सरकार ने इन पे लगाम नहीं कस रखी है, तभी ऐसा हो रहा है। जी। और 2019 में ब्रांडिंग यही की गई थी कि सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव उसको धराशायी हो 5 गई। साल लग जाते हैं। और धराशायी हो गई एक तरीके से। अब आप उसको डिवाइड बाई 5 कर लीजिए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कहाँ रही? जी। अगर उसे डिवाइड बाई 5 कर लें तो दुनिया की सबसे बड़ी क्या रही? ये कौन सी बात हुई कि हमने 1 लाख वैकेंसी निकाल दी लेकिन अब हम 10 साल में फिल करेंगे? वैकेंसी का मतलब तो ये होता है ना, ईयर टू ईयर फिल करेंगे। हर साल लोग तो रिटायर हो ही रहे होंगे ना, हर साल लोग जी। रिटायर हो रहे हैं, बट हर साल हम भर्ती नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि या तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को ज्यादा हायर कर रहे हैं। हमारे देश में आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मॉडल को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए सरकारी नौकरियां टाइम पे फिल नहीं हो रही। इस साल जो लोग रिटायर हुए तो हमें नए लोग चाहिए थे लेकिन हम उन नए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए। ये हो रहा है, इस वजह से हम वैकेंसी को टाइम पे फिल नहीं कर रहे। हमें फिर वो प्रेशर ही नहीं फील हो रहा कि हमें टाइम पे फिल करनी है।